पीएम मोदी की लीडरशिप में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्ष में मायूसी छाई हुई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तरह तरह के परपंच रच रहे हैं, लेकिन हर बार वो बैकफुट पर नजर आते हैं। वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे आगे है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय संचार की एक विशेषता उनकी सरल और आकर्षक भाषा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे नारे दिए हैं जो न केवल याद रखने में आसान है, बल्कि उनमें भारतीय दर्शन की झलक है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रीन। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की थीम रही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अभिव्यक्त करती है। ये संक्षिप्त लेकिन गहरी बातें दुनिया के नेताओं और जनता दोनों तक आसानी से पहुंची। इन नारों ने भारत की छवि को विचारों के नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के रूप में मजबूत किया। वहीं देश के भीतर भी पीएम मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी की जीत हो रही है और अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव और बीएमसी के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दिया है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि ये राज ठाकरे का फैसला नहीं है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये राज ठाकरे का नहीं बल्कि उनके स्थानीय नेताओं का फैसला है। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे बहुत व्यतीत है जिस तरह से स्थानीय नेताओं ने फैसला लिया है। राज साहब का कहना है कि ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर भूमिका ली है तो इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए। जैसे अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारी पार्टी में भी जो खिलाफ का काम करता है उसे निकाल देते हैं। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि सत्ता के लिए महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वालों के साथ अगर कोई जाता है तो लोग उन्हें बेईमान कहेंगे। ये बहुत बड़ी गलती वहां के लोगों ने की है। बता दें कि कल्याण डोंबिवली में बहुमत के लिए 62 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। यहाँ ना तो शिवसेना के पास बहुमत है और ना ही बीजेपी के पास मेयर बनाने का आंकड़ा है। यहाँ राज ठाकरे की एमएनएस के 5 पार्षद जीते हैं। वहीं महाराष्ट्र और बीएमसी में बीजेपी की बम्पर जीत से आप दर्शक अगर खुश हैं तो कमेंट में गुड बीजेपी जरूर लिखें। इस खबर में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे बीजेपी ने विपक्ष का खेल कर दिया है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस रिपोर्ट में। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। दर्शकों, कोर्ट से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है तो वहीं विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट की मुद्रे बेंच ने एक अहम फैसले में 2023 में त्रिची सिटी पुलिस द्वारा भाजपा नेता अमित मालविया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। ये एफआईआर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने के आरोपों में दर्ज की गई थी। जस्टिस एस श्रीमती ने कहा कि उदयनिधि का कथित बयान स्वयं हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। ऐसे में उस पर सवाल उठाने को अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान में तमिल शब्द सनातन का प्रयोग किया गया है, न कि एथिरप्पू विरोध। ओजिप्पू का अर्थ किसी चीज को पूरी तरह समाप्त करना होता है। यदि इसे सनातन धर्म पर लागू किया जाए तो इसका आशय धर्म के अनुयायियों के अस्तित्व समाप्त करने से भी जोड़ा जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा एक बार फिर किए जाने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके अच्छे मित्र 70 बार ये बात दोहरा चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, कल से पहले गिनती 68 थी, मंगलवार को ये गिनती 69 हो गई और अब ये 70 हो गई है। एक बार उनके व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन की शुरुआती वक्तव्य में और बाद में सवाल जवाब के दौरान प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र जिनसे कई बार जबरन गले मिला गया है, इतनी बार 70 बार उन्होंने घोषणा की है कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रोके जाने के लिए जिम्मेदार ट्रंप थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गाली दी जाती है तो सिर्फ गाली देने से ही SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बना जाता। इसके लिए साफ होना जरूरी है कि गाली उस व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से दी गई हो।
दर्शकों, मुंबई के मेयर को लेकर चल रही खींचतान के बीच उद्धव सेना के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी और शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने राउत के आरोपों को खारिज किया। बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होती क्योंकि उसे अपने पार्षदों पर भरोसा है। संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई के महापौर का फैसला दिल्ली से किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। मुंबई के महापौर पद के लिए दौड़ तेज होने और सत्तारूढ़ शिवसेना के रुख को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने देश के सबसे धनी नगर निकाय पर ठाकरे परिवार के लगभग 3 दशक लंबे एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बीएमसी चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। बीजेपी को 89 और शिवसेना को 29 सीटें मिली। इसके बाद शिवसेना ने अपने सभी 29 नवनिर्वाचित सदस्यों को मुंबई के एक आलीशान होटल में ठहराया, जिसका बहाना नगर निकाय के कामकाज पर एक कार्यशाला आयोजित करना था। शिंदे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुंबई का अगला महापौर महायुति का सदस्य होगा। हालांकि उन्होंने शिवसेना की ओर से भी इस पद पर दावे का संकेत दिया और इसे बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके प्रति सम्मान का प्रतीक बताया था। साथ ही शिवसैनिकों को भावनाओं का हवाला भी दिया गया था। वहीं अब शिवसेना के 29 पार्षद होटल से निकल गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी नवनाथ बान ने राउत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमें फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन राउत को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी के सत्ता में रहने के दौरान एकनाथ शिंदे और उदय सामंत के फोन कौन टैप करा रहा था। नवनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और पाक समर्थन के सहारे महापौर बिठाने का उद्धव सेना का और विरोधियों का सपना अब धूल में मिल गया है। वहीं मुंबई की राजनीति में गरमाई बहस के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता साइना एनसी ने संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। साइना एनसी ने कहा कि संजय राउत को गंभीर मुद्दों से दूर बयानबाजी करने वाला बताया, जबकि दावोस जैसे वैश्विक मंच पर भारत महाराष्ट्र के भविष्य की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं ये भी खबरें सामने आई हैं कि शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षद लापता बताए जा रहे हैं। आज तक की खबर देखिए, जिसमें लिखा गया है कि कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव, शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षद लापता, शिंदे सेना पर पोचिंग का आरोप। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा कल्याण डोंबिवली में मेयर चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी के 4 पार्षदों को कथित तौर पर अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही 4 नवनिर्वाचित पार्षद अपने आवास से लापता है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। 15 जनवरी को हुए मतदान में शिंदे गुट को 53 और बीजेपी को 50 सीटें मिली, जबकि मेयर पद के लिए 62 का जादुई आंकड़ा जरूरी है। उद्धव गुट के 11 पार्षदों में से 4 के लापता होने से पोचिंग की चर्चाएं तेज है। इन पार्षदों ने सोमवार को कल्याण पार्टी कार्यालय में हुई ग्रुप लीडर के चुनाव की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पार्षद गायब हो रहे हैं, उससे संजय राउत की चिंता बढ़ गई है। इसलिए तो वो तिलमिलाए हुए। दर्शकों, एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना है। मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली पेशी पर मामले की गवाह रामचंद्र दुबे ने अपना बयान दर्ज कराया था। इसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से जिरह की गई। हालांकि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी 20 फरवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होंगे। ये मामला लगभग 8 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि राहुल गांधी ने उस समय वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस टिप्पणी से आहत होकर राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। राहुल गांधी पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी कोर्ट में घिर गए हैं। राहुल गांधी कोशिश तो करते हैं बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार को घेरने की, लेकिन अपने बयानों की वजह से खुद ही घिर जाते हैं। इससे पहले पीएम मोदी से लेकर वीर सावरकर पर दिए गए बयानों को लेकर भी वो घिर चुके हैं। वहीं अब मनरेगा के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर
पर भी उन्हें लोगों का साथ नहीं मिल रहा। अब राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी 3 टर्म की सरकार में मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें पंचायतों को जिम्मेदारी देने की बात थी, उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। इस दौरान दूसरा पक्ष था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए मिनिमम वेज बने, जिससे कम कहीं भी किसी को वेज ना मिले। तो देखा आपने कैसे मनरेगा पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। दर्शकों, बीएमसी के चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई के अगले मेयर को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का मेयर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट यानी कि शिवसेना यूबीटी के बेहद चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिंदे सेना को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी पिछले दरवाजे से बीजेपी की मदद कर सकती है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है। राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुंबई का अगला मेयर वही होगा जिसे उद्धव ठाकरे चाहेंगे। वो किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी का नहीं होगा। संजय राउत का ये बयान इस और इशारा कर रहा है कि शिंदे को बीएनसी की सत्ता से दूर रखने के लिए ठाकरे गुट बीजेपी के साथ कोई गुप्त समझौता कर सकता है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से कहानी अभी बाकी है, हम अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं। अगर भगवान की इच्छा हुई तो मेयर शिवसेना का बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लगातार संदेश आ रहे हैं कि हालात तेजी से बदल सकते हैं। संजय राउत ने जो बयान दिया था उसमें ये संकेत दिए गए थे कि बीजेपी का मेयर तभी बन सकता है जब कोई समर्थन करे। फडणवीस की तारीफ के बाद संजय राउत के इस बयान ने दिल्ली तक बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है, उसके पास सिर्फ 89 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 का है। उसे अपने मेयर बिठाने के लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत है। शिंदे ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी से ज्यादा शिवसेना पर निशाना साध रही है। खबर के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि बीजेपी का मेयर बनना तो उद्धव गुट वोटिंग से दूरी रह सकते हैं। इसे उद्धव ठाकरे की तरफ से अप्रत्याशित समर्थन के तौर पर देखा गया था। ये जानकारी सूत्रों के हवाले संजय राउत की उस पोस्ट के बाद आई थी जिसमें उन्होंने देवाभाऊ के दावोस पहुंचने हुए स्वागत के लिए बधाई देते हुए तारीफ की थी। इसे बीएमसी मेयर चुनाव के लिए बड़ा सियासी ट्विस्ट माना गया था। राउत ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत हुआ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत हुआ। यह हर मराठी मानुष के लिए खुशी की बात है। ऐसा लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जीतने के बाद फडणवीस की दिल्ली में सबसे ऊंचे पद की यात्रा शुरू हो गई है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे गुट भले जहां मेयर पर फंसे पैच को लेकर मुखर है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को साथ नहीं लेंगे। बीजेपी को किसी भी पीठ पीछे वार करने वाले की जरूरत नहीं है। ये जानकारी दिल्ली में मौजूद महाराष्ट्र के नेताओं के हवाले से सामने आई है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों को कहना है कि मेयर चुनाव में थोड़ी देरी होगी। फडणवीस के दावोस से लौटने के बाद ही इस पर फैसला होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के दुश्मन नंबर 1 एकनाथ शिंदे हैं, न कि बीजेपी। ऐसे में अप्रत्याशित समर्थन की पेशकश शिंदे को असहज करने की कोशिश हो सकती है। दर्शकों, बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे ठाकरे परिवार के लिए बेहद करारा झटका लेकर आए हैं। 227 सीटों वाली इस महानगर पालिका में बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 65 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली। लेकिन इस पूरे चुनावी दंगल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी आखिर बहुमत से क्यों दूर रह गई। इसका सबसे सीधा जवाब यह है कि कांग्रेस का साथ न मिलना और सबसे पहले कांग्रेस का गठबंधन से अलग होना। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कांग्रेस द्वारा गठबंधन तोड़ने का फैसला था। बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी को फिर से एकजुट करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि वो इस चुनाव में अकेले उतरेगी। खासतौर पर कांग्रेस ने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ किसी भी तरह से गठबंधन से इनकार कर दिया था। कांग्रेस का तर्क था कि एमएनएस की राजनीति उत्तर भारतीयों और अल्पसंख्यकों के लिए असहज है और नगर निगम जैसे चुनाव में सामाजिक संतुलन बेहद जरूरी होता है। कांग्रेस के इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि विपक्षी वोट पूरी तरह से बढ़ गया। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी, दूसरी तरफ अकेली कांग्रेस और सामने पहले से मजबूत बीजेपी शिंदे महायुति। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस शुरुआत में ही गठबंधन नहीं तोड़ती और एमवीए एकजुट रहता तो मुकाबला बेहद करीबी हो सकता था। लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले ने ठाकरे परिवार की चुनावी जमीन कमजोर कर दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ
वीए सरकार बना ली। वहीं साल 2022 में विधानसभा के टूटने के बाद एमवीए सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ा शिव सैनिक धड़ा अलग हो गया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर होती चली गई। बीएमसी चुनाव इस कमजोरी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये चुनाव भी साबित करता है कि उद्धव ठाकरे को जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक उनकी सत्ता मजबूत थी। जैसे ही उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाई, संगठन और वोट दोनों ही कमजोर होते चले गए। शिव सैनिक दशकों से कांग्रेस का विरोध करते आए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस के साथ वैचारिक तालमेल बनाना पहले से ही मुश्किल था। ऊपर से राज ठाकरे के साथ गठबंधन ने स्थिति को और उलझा दी। राज ठाकरे के कट्टर मराठियों और उत्तर भारतीय विरोधी बयानों ने मुस्लिम और गैर मराठी वोटरों को उद्धव से दूर कर दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जो खुद को स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश कर रही थी। बीजेपी ने ठाकरे भाइयों की जुगलबंदी को स्वार्थी गठजोड़ करार दिया और जमीन पर इसका असर भी दिखा। शिवसेना यूबीटी का संगठन भ्रम और श्रेय की लड़ाई में कमजोर पड़ा। वहीं ठाकरे की विरासत को लेकर पार्टी के अंदर ही असमंजस बना रहा। दूसरी तरफ शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताकर पारंपरिक शिवसैनिकों को अपनी ओर खींच लिया। वहीं अब अगर बीएमसी चुनाव 2026 के फाइनल आंकड़ों पर नजर डाले तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जा रही है। कुल वोटों में बीजेपी को 45.22% मत मिले, वहीं शिवसेना गुट को 27.52% और कांग्रेस को 4.44% मत मिले। यानी अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ होते तो उनके संयुक्त वोट कुछ बढ़ जाते। साथ में चुनाव लड़कर उद्धव गुट और कांग्रेस बीजेपी के करीब तो पहुंच जाते, लेकिन तब भी बीजेपी को मात दे पाना उनके लिए मुश्किल ही होता। लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और अपने वोटरों को ये संदेश जरूर दे पाते कि वो फाइट में मौजूद हैं। इसलिए ही संजय राउत गठबंधन के लिए कांग्रेस पर डोरे डाल रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने शिवसेना उद्धव गुट को भाव न देकर उनका खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें